हेलो स्टूडेंट। अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ सेमेस्टर फर्स्ट, इसके अंतर्गत पिछले दिनों सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय विधि में विषय या सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। पीछे बोर्ड में आपको दिख रहा है। इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हमको इस चर्चा को आगे बढ़ानी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध राज्यों के अधिकार, उत्तरदायित्वों तथा हितों से होता है। साधारणतः इसके नियम राज्यों के लिए है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम हैं वह प्रत्यक्ष तौर पर यदि देखा जाए तो वह राज्यों के लिए बनाई गई विधि है। संधि द्वारा भी सामान्यतः राज्य को इससे बाध्य किया जा सकता है, किया जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरी इकाइयां या व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में नहीं आते। अर्थात जिस तरीके से प्राथमिक तौर पर जो विधियों की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो बात की गई है कि यह राज्यों के लिए या राष्ट्रों के लिए बनाई गई विधि है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ और सिर्फ राज्यों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर राज्य के अतिरिक्त भी अनेक विषय ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं। किसी भी विधि के अंतर्गत यदि विषयों को देखें तो विषयों का चयन अधिकार तथा कर्तव्य के तत्वाधान में के द्वारा समझा जाता है। अर्थात जिस तरीके से राष्ट्रीय विधि के विषयों को यदि देखें तो व्यक्ति, चाहे वह कृत्रिम व्यक्ति हो चाहे वह प्राकृतिक व्यक्ति हो, दोनों ही तरह से जिन्हें अधिकार दिया गया है उन्हें विषय के रूप में कहा जा सकता है। अर्थात कृत्रिम व्यक्ति को भी किसी न किसी विधि के द्वारा अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं, उसी तरीके से प्राकृतिक व्यक्ति को भी उसी तरीके से अधिकार तथा कर्तव्य राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत दिए गए हैं, तो वे विषय हो गए। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो किन किन चीजों को इस अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है, उन्हीं को हम विषय के रूप में समझेंगे, उन्हीं को हम विषय के रूप में स्वीकृत भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि को यदि देखा जाए तो प्राथमिक तौर पर राज्य ही इसके विधि हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दी गई है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। बल्कि कालांतर में विकास क्रम को यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अनेक गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा सुसज्जित हैं। उन्हें भी राज्य इकाइयों की तरह ही अधिकार तथा कर्तव्य दिए गए हैं, उनका पालन वे करते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का जिस तरीके से विकास हो चुका है, अब अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के अतिरिक्त भी व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या गैर राज्य इकाइयों तक विस्तारित लिए हुए है। इन्हें भी, इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है। विधि के विषय के तात्पर्य उस व्यक्ति या इकाई से है जिसे विधि अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान करती है, तथा इसके विधि में कुछ कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सृजित होते हैं। इसके विपरीत लक्ष्य की ऐसी क्षमता नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त होने का अर्थ
है कि कोई इकाई अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्य रखने की क्षमता है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय दावे करके अपने अधिकार बनाए रखने की क्षमता बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के संदर्भ में विचारधाराओं को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत 3 विचारधाराएं हैं। पहली जो विचारधारा है, राज्य ही केवल विषय हैं। दूसरा, व्यक्ति ही केवल विषय हैं। तीसरा, मुख्यतः राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, परंतु वर्तमान समय में राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति तथा कुछ गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इस तरीके से 3 प्रकार के विचारधाराओं का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य ही विषय हैं, व्यक्ति ही विषय हैं। तीसरा है, राज्य विषय हैं लेकिन उसके साथ ही गैर राज्य इकाइयों का भी जिक्र किया गया है। राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इनको यदि हम विश्लेषित करें, कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इसके पीछे के तर्क को यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण या तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में की जो परिभाषा है उसको यदि हम देखें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो विधि है वह राज्यों के मध्य जो भी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो समव्यवहार या तो व्यवहार करता है, संबंध बनाता है, तो उन संबंधों को बनाने में जिन तत्वों से, जिन शर्तों से, जिन नियमों से उन्हें विनियोजित किया जाता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राज्य के लिए ही वह विधि बनी है, तो विषय हुए राज्य। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पहली जो विचारधारा है वह है कि राज्य ही सिर्फ विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के आचरण को नियंत्रित करती है, इसलिए राज्य ही उसके विषय हैं। इसके समर्थकों में ओपेनहाइम भी हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में अस्तित्ववाद की विजय ने व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के स्थान पर लक्ष्य बना दिया। जब अस्तित्ववाद का उदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ 18वीं शताब्दी में, तब व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के स्थान पर लक्ष्य बना दिया गया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय विधि यद्यपि कि राज्य के लिए बनती है, लेकिन उसका उपभोग व्यक्ति ही करते हैं। इस कारण से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के स्थान पर लक्ष्य मान लिया गया। इस विधि ने अधिक से अधिक राज्य के अलगाव पर बल दिया तथा उनकी प्रभुत्व संपन्नता को एक मौलिक सिद्धांत बना दिया। इसकी भी आलोचना की जाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में दासों तथा पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि क्या इनके भी कुछ अधिकार तथा कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ संधियों द्वारा राज्यों के समुदाय ने दासों को कुछ अधिकार भी दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो कुछ संधियों के द्वारा राज्यों के समुदायों ने दासों तथा अन्य इकाइयों को कुछ अधिकार तथा कर्तव्य भी दिए हैं।
इस प्रकार समुद्री डाकुओं को मनुष्यता का शत्रु माना जाता है तथा इसी अपराध के लिए राज्य के द्वारा उन्हें सजा भी दी जाती है। लेकिन कुछ विधि शास्त्री यह कहते हैं कि राज ही केवल विषय है। उपर्युक्त दो उदाहरणों को अपने मतों का अपवाद भी मानते हैं। उनके अनुसार वास्तव में दास तथा पायरेट्स अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय न होकर लक्ष्य हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो तर्क यहाँ पर दिया गया कि वास्तव में दास तथा समुद्री डाकू अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अप्रत्यक्ष तौर पर दास तथा समुद्री डाकुओं के लिए कार्य करती है। इस कारण से उन्हें लक्ष्य बनाया गया है और जो विषय हैं वह यहाँ पर राज्य ही है। राज्य के अंतर्गत, राज्य अपने विधियों के अंतर्गत इनके अधिकार तथा कर्तव्य सृजित करती है। उनके तर्क के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य की बात यहाँ पर समुद्री डाकुओं के दमन के लिए तथा दासों के शमन के लिए जो बनाई गई विधि के संदर्भ में है। उनके तर्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनके अंतर्गत दासों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है, राज्यों को इस विषय में उत्तरदायित्व देते हैं। यदि राज्य का ऐसा उत्तरदायित्व ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में दासों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अर्थात राज्यों के द्वारा ही दासों के उन्मुक्ति या तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय विधि यद्यपि कि राज्यों को अपने विषय के अंतर्गत रखती है, लेकिन वह विषय के अंतर्गत जो राज्य हैं वे लक्ष्य दासों को तथा समुद्री डाकुओं को रखते हैं। दूसरा जो मत है विषय के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के अंतर्गत, वह है केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है के विपरीत यह जो एक मत है कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, इसके विश्लेषण पर यह पता चलता है कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। और इस मत के समर्थक विद्वानों में से, अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्रियों में से केल्सन, वेस्टलेक आदि हैं। इनके अनुसार राष्ट्रों के कर्तव्य तथा अधिकार उन मनुष्यों के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनसे मिलकर उनका निर्माण हुआ है। राष्ट्रों के कर्तव्य एवं अधिकार उन मनुष्यों के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनसे मिलकर उनका निर्माण हुआ है। केल्सन ने राज्य की धारणा का विश्लेषण करते हुए कहा है कि तकनीकी विधि की धारणा के संदर्भ में यह कहा है कि उनमें एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाली विधि के नियमों का सम्मिश्रण है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के कर्तव्य अंतिम रूप से व्यक्ति के कर्तव्य हैं। यहाँ पर केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि है के संदर्भ में केल्सन ने यह तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के कर्तव्य अंतिम रूप से व्यक्तियों के ही कर्तव्य हैं। इसे इस तरीके से समझा जाना चाहिए। केल्सन का मत कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि में सही अर्थों में कोई अंतर नहीं है। उनके अनुसार ये दोनों ही व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे वह प्रत्यक्ष तौर पर लागू हो, चाहे वह अप्रत्यक्ष तौर पर लागू हो। परंतु अंतर केवल इतना है कि राज्य विधि प्रत्यक्ष तौर पर मनुष्यों पर लागू होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि अप्रत्यक्ष तौर पर राज्यों पर लागू होती है।
जहां तक तर्क का सवाल है, किल्सन के विचार सही प्रतीत होते हैं, परंतु जहां तक राज्यों के संव्यवहार या तो अभ्यास का प्रश्न है, यह देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्राथमिक संबंध पहला संबंध राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्तियों को अधिकार न देकर राज्य को अधिकार देती है। यह सत्य है कि समय समय पर संधियां हुई हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के कुछ अधिकार भी दिए जाते रहे हैं। यह भी यहाँ पर कहा गया है कि समय समय पर कई ऐसी भी संधियां हुई हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को लक्ष्य करके विधियां बनी हैं, अर्थात उन्हें अधिकार दिए गए हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। 1965 का एक कन्वेंशन राज्यों तथा दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच होने वाले पूंजी लगाने वाले झगड़ों के निपटारे के संबंध में कन्वेंशन या अभिसमय। इस संधि में उन झगड़ों के समाधान का प्रावधान किया गया है। अर्थात यहाँ 1965 में जो एक अभिसमय जो किया गया है, उसमें एक राज्य के व्यक्ति के द्वारा दूसरे राज्य के व्यक्ति के मध्य पूंजी के संदर्भ में यदि कोई विवाद की स्थिति आती है तो वह किस तरीके से सुलझाया जाएगा, इसके संदर्भ में बातें कही गई हैं। इस संधि में उन झगड़ों के समाधान का प्रावधान है जो कि एक राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्य में पूंजी लगाने से उत्पन्न होते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किल्सन का मत कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्य के माध्यम द्वारा ही लागू की जाती है उचित नहीं प्रतीत होता। 1965 के कन्वेंशन को देखते हुए ऐसे अनेक उदाहरण जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों पर राज्य के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर लागू होती हैं। इसके उदाहरण हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के कमीशन में इस संबंध में शिकायत भेज सकते हैं। अतः यह कहना कि समुद्री डाकू, दास आदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के केवल लक्ष्य हैं सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह मत कि व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं राज्यों के व्यवहार के विपरीत लगते हैं। उचित मत तो यह है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य विषय हैं तथा व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इसके अलावा लोक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक कुछ गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। अर्थात देखा जाए तो राज्य भी विषय है, व्यक्ति भी विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जिस तरीके से विकास हुआ है उसके उपरांत यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय के अंतर्गत ही आती हैं। अब पहला दूसरा के साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में तीसरा मत जो है वह क्या है? तीसरे मत के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य विषय हैं, परंतु वर्तमान समय में व्यक्ति, गैर राज्य इकाइयां तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में माने गए हैं। सिर्फ और सिर्फ राज्यों को या व्यक्ति को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि गैर राज्य इकाइयां, गैर राज्य संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है उस विकास क्रम को यदि देखें तो सबसे उचित तीसरा मत प्रतीत होता है
कि ना राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं और ना ही व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, बल्कि दोनों के साथ गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। वर्तमान समय में बहुत सी संधियां व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्य को प्रदान करने के लिए की जाती रही हैं। बहुत सारी संधियां अभिसमय कन्वेंशन भी हैं। इसमें कुछ केस के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल केस, इस वाद में अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी संधि के पक्षकारों की इच्छा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना हो तो ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको लागू करवाएगा। यदि किसी संधि के पक्षकारों की इच्छा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना हो तो ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको लागू करवाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी। इस वाद में पोलैंड की डेंजिंग रेलवे कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा अंतरित किया गया था। उस समझौते द्वारा पोलैंड ने यह स्वीकार किया था कि वह उस कंपनी के कर्मचारियों को कुछ सुविधा प्रदान करेगा। पोलैंड ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, इससे केवल पक्षकारों के ही प्रति कर्तव्य उत्पन्न होते हैं तथा व्यक्तियों को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अस्थायी न्यायालय ने पोलैंड के उपयुक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि संधि के पक्षकारों की इच्छा रेलवे कर्मचारियों को कुछ अधिकार प्रदान करने की थी, अतः उसे संधि के पक्षकार राज्य की प्रार्थना पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। उसी प्रकार से 1949 के युद्ध बंदियों के संदर्भ में जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ, जेनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजन्स ऑफ वार 1949 के द्वारा युद्ध बंदियों के संदर्भ में भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसी तरीके से न्यूरेमबर्ग तथा टोक्यो न्यायालय ने भी नियम प्रतिपादित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व हो सकता है। व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व हो सकता है। इसके संदर्भ में टोक्यो तथा न्यूरेमबर्ग के न्यायालय ने नियम प्रतिपादित किए। न्यूरेमबर्ग न्यायालय के अनुसार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, ना कि अमूर्त इकाइयों द्वारा, अतः व्यक्तियों को ही सजा देकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। कोई अमूर्त इकाई के द्वारा अपराध नहीं किए जाते, बल्कि उन अमूर्त इकाइयों में या तो उन अमूर्त इकाइयों का संचालन जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उन्हें ही सजा दिया जाना चाहिए, ऐसा न्यायालय ने कहा। उसी तरीके से 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन को यदि देखा जाए तो व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तौर पर कुछ अधिकार दिए गए जनवध अभिसमय के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि जनवध का अपराधी है तो उसे सजा दी जानी चाहिए, चाहे वह क्यों ना लोक सेवक या तो कोई निजी व्यक्ति भी हो। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में राज्यों के अतिरिक्त व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में स्वीकार की गई हैं। वर्तमान समय में राज्यों के व्यवहार से अनेक बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि
अब यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंड विधि के विषय में विधि निर्माण करने वाली संधियों तथा व्यक्तियों पर अपराध के मामले में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंड विधि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में भी, तथा राज्यों ने इस विषय में अपनी सहमति भी प्रदान की है। जो भी पक्षकार राज्य हैं उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ गैर राज्य इकाइयां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का स्थान देखें तो हम इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो संधियां हुई हैं उनको हम यहां देख सकते हैं, उनका चर्चा कर सकते हैं। उनके अधिकारों की जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विधि में बातें की गई हैं उसी के आधार पर उनका स्थान हम निश्चित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत समुद्री डाकुओं के संदर्भ में, व्यक्तियों के हानिकारक कार्यों के संदर्भ में, विदेशी व्यक्तियों के संदर्भ में, युद्ध अपराधी के संदर्भ में, जासूसी करने वाले लोगों के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। पहला जो उसमें बिंदु है वह है समुद्री डाकू। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार समुद्री डाकू मनुष्यता के शत्रु माने गए हैं और प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें पकड़कर दंड दे। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत समुद्री डाकुओं पर एक जो उत्तरदायित्व है वह नकारात्मक है, अर्थात समुद्री डाकुओं के संदर्भ में जो राज्य है वह विधि का निर्माण करे तथा उन्हें दंडित करे। दूसरा, व्यक्तियों के हानिकारक कार्य। राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति ऐसे कार्य न करे कि दूसरे राज्यों को हानि पहुंचे। अर्थात व्यक्तियों का जो कार्य होना चाहिए वह दूसरे राज्य के साथ मित्रवत होना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के प्रति अपराध करता है तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी राजदूत को हानि पहुंचाता है तो दूतों के हानि पहुंचाने के आधार पर उन्हें कठोर दंड मिलनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वह है विदेशी व्यक्ति के संदर्भ। अंतर्राष्ट्रीय विधि उन व्यक्तियों के आचरण को भी रेगुलेट करती है जो विदेशी राष्ट्र में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हर राष्ट्र का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे विदेशियों को उनकी संपत्ति, जान माल, सुरक्षा आदि के संदर्भ में अपने नागरिकों की भांति ही सुरक्षा प्रदान करें। अर्थात जब भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र में जाता है तो दूसरे राष्ट्र का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जो व्यक्ति दूसरे राष्ट्र से उसके राष्ट्र में आया है उसके संपत्ति तथा जान माल की सुरक्षा उसी तरीके से करे जिस तरीके से वह अपने देश के नागरिकों की करता है। चौथा है युद्ध अपराधी, वार क्रिमिनल्स।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध अपराधियों को दंड दिया जा सकता है, क्योंकि ये मानवता के घोर शत्रु हैं। यह धारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि युद्ध संबंधी नियम राष्ट्रों के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों तथा व्यक्तियों को भी बाध्यकारी होंगे। न्यूरेमबर्ग तथा टोक्यो के ट्रायल्स या परीक्षण इसके सबसे अच्छे उदाहरणों में से हैं, जो युद्ध बंदियों को दंड दिए जाने के संदर्भ में बनाई गई थी। जासूसी, पांचवा जो बिंदु है, पॉइंट है, वह जासूसी। जासूसी अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक घोर अपराध है, अपराध की श्रेणी में से रखा गया है। गुप्तचरों को, जासूसों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत दंड दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाता है। कुछ संधियों में व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह राज्यों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी संधियां हैं जिसके अंतर्गत राज्यों के विरुद्ध भी कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इसके लिए उदाहरण के लिए 1919 का वर्सलीज की संधि हम देख सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 297 में यह कहा गया है कि व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से जर्मनी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का यदि विश्लेषण करें तो इसमें भी व्यक्तियों के अधिकारों को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर महत्व दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में ही संयुक्त राष्ट्र के व्यक्तियों शब्द का प्रयोग किया गया है। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा पारित किया गया। इस घोषणा में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के विषय में विस्तृत उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त 1948 में महासभा ने जेनोसाइड कन्वेंशन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत नरसंहार के अपराध के दोषियों को दंड देने का प्रावधान किया गया है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में। उदाहरणों के अतिरिक्त व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध भी कुछ अधिकार प्राप्त है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण 1965 के पूंजी लगाने के संबंधित राज्यों तथा दूसरे राज्यों के नागरिकों के झगड़ों के समाधान के विषय में जो कन्वेंशन हुआ है वह है। जैसा कि इस कन्वेंशन के नाम से ही पता चलता है, कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स 1965। इसमें इस संधि के माध्यम से व्यक्ति जो विदेश में पूंजी लगाते हैं उन्हें संबंधित राज्यों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। मानव अधिकारों के क्षेत्र में व्यक्तियों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो मानव अधिकारों की विधि है उसमें मानव अधिकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मनुष्यों के लिए अधिकार, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानव अधिकारों के क्षेत्र में मनुष्य को विषय माना गया है, बल्कि उन्हें राज्य के विरुद्ध भी अनेक अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके राज्य ने उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है तो वह अपने राज्य के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारों के कमीशन के पास याचिका भेज सकता है। कमीशन उक्त याचिका की एक प्रतिलिपि संबंधित राज्य को टिप्पणी के साथ भेजता है। यदि राज्य द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से कमीशन संतुष्ट नहीं होता तो उसके संदर्भ में
अपनी राय दे सकता है। मानवीय अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं, जिन्हें मानवीय अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है, के अंतर्गत भी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत नए नए अधिकार तथा उत्तरदायित्व का विषय बनाया जा रहा है, माना जा रहा है। वर्तमान समय में यह कहना उचित नहीं होगा कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऑब्जेक्ट्स हैं या लक्ष्य हैं, बल्कि वे विषय हैं। वास्तव में व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान काल में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधिकतर नियम उन्हीं के आचरण को विनियमित करने के लिए बने हैं। परंतु जैसा कि विवेचना में स्पष्ट है कि व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण विषय बनते जा रहे हैं।